नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का न्यूज बुलेटिन। लग ही रहा था कि पश्चिम एशिया में अब शांति हो जाएगी, लेकिन चंद घंटों में ही बात ही पलट गई। ईरान और अमेरिका के बीच कम होता तनाव अचानक फिर से चरम पर पहुंच गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नई पाबंदी और ट्रंप के बुधवार तक बमबारी वाले अल्टीमेटम ने दुनिया को फिर से और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इधर देश के भीतर भी सियासी भूचाल आया हुआ है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद आज रात 8:30 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। बिल के गिरने को विपक्ष लोकतंत्र की जीत बता रहा है तो सरकार इसे देश के लिए बड़ा झटका बता रही है। इन तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज का बुलेटिन। उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। हॉर्मुज पर ईरान की फिर पाबंदी, अमेरिका पर लगाया धोखे का आरोप, बढ़ा तनाव। लेबनान में इजराइल ने भी बनाई येलो लाइन, नहीं लौट पाएंगे लोग। ईरान ने ठुकराया दूसरी वार्ता का न्योता, अमेरिकी शर्तों पर भड़का तेहरान। ट्रंप का अल्टीमेटम, बुधवार तक डील नहीं तो ईरान पर फिर से होगी बमबारी। बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का ईरान दौरा हुआ खत्म। शुरुआत करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिर पाबंदी से। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने फिर पाबंदी लगा दी है। अभी शुक्रवार को खबर आई थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का रास्ता खुल गया है, लेकिन चंद घंटों बाद ही ईरान ने अपना फैसला पलट दिया और कड़ाई बढ़ा दी है। अब ईरान की सेना ने साफ कर दिया है कि यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर उनकी पैनी नजर रहेगी। दरअसल ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने समझौते की शर्तों को तोड़कर उनके साथ धोखा किया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी अपनी जिद पर अड़े हैं कि जब तक समझौता नहीं होगा पाबंदी जारी रहेंगी। इसी तनातनी के बीच ईरान ने अपनी सेना को फिर से इस समुद्री रास्ते के प्रबंधन की कमान सौंप दी है। अब जब तक अमेरिका पीछे नहीं हटता, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी रास्ते पर संकट के बादल मंडराते रहेंगे। इजरायल ने लेबनान में येलो लाइन खींचकर लोगों की वापसी पर रोक लगा दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन इलाकों पर इजरायली सेना का कब्जा है, वहां अब आम लोग वापस नहीं लौट पाएंगे। इजरायली अफसरों ने साफ कर दिया है कि करीब 55 गांवों को इस पाबंदी के दायरे में रखा गया है। भले ही युद्ध विराम की बातें हो रही हों, लेकिन इस लाइन के अंदर सेना अपना ऑपरेशन जारी रखेगी। रक्षा मंत्री ने भी 2 टूक कह दिया है कि कब्जा की गई जमीनों को खाली नहीं किया जाएगा। ऐसे में अपने घर लौटने की उम्मीद जगाए बैठे लेबनानी नागरिकों को अब बड़ा झटका लगा है। अब देखना यह होगा कि इस नई पाबंदी के बाद सीमा पर शांति बनी रहती है या तनाव और बढ़ता है। ईरान ने फिलहाल अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत से मना कर दिया है। खबर आ रही है कि ईरान ने दूसरे दौर की बातचीत के लिए फिलहाल हामी नहीं भरी है। दरअसल ईरान का मानना है कि अमेरिकी चर्चा के दौरान बहुत ज्यादा नाजायज मांगे रख रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी ये शर्तें वापस नहीं लेता, बात आगे नहीं बढ़ेगी। ईरान ने अपना ये कड़ा संदेश पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दिया है। उनका कहना है वो ऐसी किसी बातचीत में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते जिसका कोई ठोस नतीजा ना निकले। तेहरान अब अमेरिका के अगले कदम का इंतजार कर रहा है ताकि भविष्य का रास्ता साफ हो सके। ईरान ने अमेरिकी पाबंदी को मानने से साफ इनकार कर दिया। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने कहा कि ईरान अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी पाबंदी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका मानना है कि अमेरिका को दूसरे देशों पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं। खतीबजादे ने साफ शब्दों में कहा कि अब दुनिया से उपनिवेशवाद का दौर खत्म हो चुका है। ईरान भविष्य में भी अपनी समुद्री सीमाओं पर किसी तरह की घेरेबंदी नहीं होने देगा। ईरान से बड़ी खुशखबरी मिलने की खबर के बीच ही ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के पास समझौता करने के लिए सिर्फ बुधवार तक का समय है। उन्होंने कहा कि अगर लंबी अवधि का शांत समझौता नहीं हुआ तो वो युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि मजबूरी में हमें ईरान पर दोबारा बम गिराना शुरू करना पड़ेगा। ट्रंप का मानना है कि केवल समझौते से ही इस जंग को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपना 3 दिनों का ईरान दौरा पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और कई बड़े अधिकारियों से खास मुलाकात की। उनकी इस बातचीत का पूरा जोर इलाके में अमन और सुरक्षा कायम करने पर रहा। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच एक मजबूत पुल का काम कर रहा है। आसिम मुनीर की कोशिश है कि बातचीत के जरिए इस बड़े संघर्ष का कोई हल निकल सके। दिलचस्प बात यह है कि यह दौरा ठीक उस वक्त हुआ जब सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने की संभावना जताई जा रही थी।
खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर भी खबर आप जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना, पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह पढ़ सकें, देख सकेंगे और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप करें। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। ट्रंप का दावा फेल, ईरान नहीं देगा अपना परमाणु खजाना। ईरान लेबनान पर तबाही का आंकड़ा, हजारों हमले, हजारों मौतें। अमेरिका ने दी रूस के तेल पर ढील, मई तक मिली राहत और अब 16 मई तक जहाजों पर लदा रूसी तेल खरीदा जा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बार बार ये कहने के बाद कि ईरान अपना सारा यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा, ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए हड़कंप मचा दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने साफ कहा कि ईरान का यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा और अमेरिका को देना तो कभी ऑप्शन ही नहीं था। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने साफ कहा कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम किसी कीमत पर बंद नहीं करेंगे। ईरान का कहना है कि यूरेनियम बाहर भेजने का कोई वादा कभी नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय ने भी कड़े शब्दों में कहा कि हमारे लिए यूरेनियम अपनी मिट्टी जैसा पवित्र है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि परमाणु कार्यक्रम उसकी रेड लाइन है, जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इन बयानों के बाद अब ट्रंप और ईरान के बीच तनाव फिर चरम पर पहुंच गया है। इजराइल की सेना IDF ने दावा किया है कि उसने ईरान पर करीब 10,800 हमले किए। मानवाधिकार संगठन HRANA के भी मुताबिक 7 अप्रैल तक 1701 आम ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। अब बात लेबनान की। IDF का दावा है कि उसने वहां 14,900 से ज्यादा आर्टिलरी हमले और 2,500 एयर स्ट्राइक किए हैं और 165 बहुमंजिला इमारतों को तबाह कर दिया गया। लेकिन असली दर्दनाक आंकड़ा लेबनान के स्वास्थ्य विभाग ने दिया। 6 हफ्तों में 2100 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर, यानी हर 5 में से 1 इंसान आज बेघर है। रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका अब रूस के तेल पर ढील दे रहा है, यानी जिस तेल को खरीदने पर रोक थी अब उसी पर अस्थायी छूट बढ़ा दी गई है। खास बात यह है कि सर्बिया की रूसी कंपनी NIS को सीधा फायदा मिला है। सर्बिया की ऊर्जा मंत्री डुब्रावका देदोविच ने बताया कि कंपनी पर अब 16 जून तक आराम से ऑपरेट कर सकेगी। लेकिन अचानक ये नरमी क्यों? दरअसल ईरान के साथ चल रहे टकराव ने दुनिया में तेल सप्लाई को हिला कर रख दिया है। कमी का डर बढ़ रहा है, कीमतें ऊपर चल रही हैं और ऐसे में अमेरिका खुद सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अमेरिकी ट्रेजरी ने नियमों में ढील देते हुए कहा कि अब 16 मई तक जहाजों पर लदा रूसी तेल खरीदा जा सकेगा, जबकि पहले ये छूट 11 अप्रैल को खत्म हो गई थी। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। पीएम मोदी आज रात 8:30 बजे देश को करेंगे संबोधित। प्रियंका का हमला, परिसीमन बिल की हार, लोकतंत्र की जीत। सरकार का आरोप, कांग्रेस ने रोका महिलाओं का हक और अखिलेश के दौरे के बाद चाय वाले पर एक्शन, होगी जांच। पीएम मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। दरअसल कल ही लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिर गया था। विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल के खिलाफ वोटिंग की और सरकार की कोशिश नाकाम हो गई। इस बिल के जरिए सरकार साल 2029 के चुनावों से पहले सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती थी। योजना थी कि लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 800 से ज्यादा कर दिया जाए। हालांकि इसके आगे महिला आरक्षण बिल रखा गया था। इससे विवाद बढ़ गया। अब कहा जा रहा है कि पीएम मोदी आज अपने भाषण में इसी मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेंगे। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है, उसी के आधार पर आरक्षण इन्हीं सीटों पर दे दिया जाए। देरी ना करें, लेकिन मोदी सरकार परिसीमन के साथ लाकर पूरे खेल को बदल रही है और विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की चाल चल रही है। वायनाड से सांसद और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिसीमन बिल के पास न होने को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार देश के संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रही थी, लेकिन वो साजिश नाकाम हो गई। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के नाम पर सत्ता में बने रहने की योजना बना रही है। उनके मुताबिक सरकार चाहती थी कि अगर बिल पास हो जाए तो राजनीतिक फायदा मिले और अगर पास ना हो तो बाकी पार्टियों को महिला विरोधी बताकर खुद को महिलाओं का मसीहा बना लिया जाए। उन्होंने साफ कहा, महिलाओं का असली हित करना इतना आसान नहीं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने को विपक्ष सरकार की बहुत बड़ी हार बता रहा है। वहीं सरकार का कहना है
ये सरकार की हार नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह सरकार की हार नहीं बल्कि देश के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अब विपक्ष को महिला विरोधी होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रिजिजू बोले, सरकार के पास बहुमत था लेकिन संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिला। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की महिलाओं के सपनों को कुचल दिया गया। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस जश्न मना रही है जबकि आम महिलाओं की उम्मीदें टूट गई हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिस आर्यन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चाय पिलाई थी, अब उसकी मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल अखिलेश 20 फरवरी को खागा तहसील के चौकी चौराहे पर अपने दौरे के दौरान शेषमन की फेमस चाय दुकान पर रुके थे और वहां कुल्हड़ में चाय पीकर उसकी जमकर तारीफ भी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर दुकान और आर्यन यादव के साथ अपनी फोटो भी शेयर की और देखते ही देखते ये दुकान चर्चा में आ गई। लेकिन अब खबर यह है कि फूड सेफ्टी विभाग ने इस दुकान पर छापा मार दिया, चाय के सैंपल लिए गए और एल्यूमिनियम के बर्तनों का हवाला देकर दुकान सील करने की चेतावनी तक दे दी गई। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स इस कार्रवाई को सीधे सीधे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। मिलते हैं रात 8 बजे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.